अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 यानी बॉटनी के चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये वो सवालात हैं स्टूडेंट जो आपके अपकमिंग एग्जाम 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अपने बॉटनी के चैप्टर 3 सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की तैयारी कर रहे हो, सो आई हाईली रिकमेंड यू कि इन सवालात को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सही है, तो सबसे पहले हम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह सेक्शन सी के डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी बता दूंगी कि ये सवाल किस ईयर में पूछा गया था पहले। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसका सूटेबल आंसर क्या है जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, एज वेल एज हम डायग्राम से इसको समझेंगे। ठीक है, डायग्राम की प्रॉपर डायग्राम बना के, लेबल डायग्राम बना के पूरे आंसर को हम डिस्कस करेंगे। सही है, हम स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारा सवाल है उसमें लिखा है व्हाई लाइसोसोम्स इज कॉल्ड द सुसाइडल सैक, कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल सैक क्यों कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे रीजन पूछा गया है, दैट इज दी WH क्वेश्चंस, व्हिच मीन के यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल सैक क्यों कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम्स है क्या, सो लाइसोसोम बेसिकली क्या है स्टूडेंट, लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल। ठीक है, लाइसोसोम हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बेसिकली क्या करता है, अपने अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। सही है, अब वही डाइजेस्टिव एंजाइम बास दफा क्या करते हैं, सेल्स को खुद ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। सही है, अब उसके पीछे क्या रीजन है वो सारे रीजन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तभी हमें समझ आएगा कि लाइसोसोम को सुसाइडल सैक क्यों कहा जा रहा है। सो लाइसोसोम्स है क्या, लाइसोसोम बेसिकली सेल ऑर्गेनल है, यानी सेल का पार्ट है, सेल की बॉडी है, सेल बॉडी। राइट ना, ये सवाल 2023 और 2024 के पेपर में लगातार पूछा गया है। इससे पहले भी अगर आप पास्ट पेपर को देखें तो उसमें भी आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइसोसोम्स का, इसमें आपसे रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है अक्सर। सही है, अब हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। सही है, और डायग्राम से भी समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे और एक हेडिंग लगा देंगे किसकी भाई, लाइसोसोम्स की। सही है, अब यहाँ पर सवाल बनता है कि मिस हम लाइसोसोम की हेडिंग क्यों लगाएंगे, जबकि ये तो WH क्वेश्चन है और इसमें सुसाइडल सैक के बारे में बात किया गया है, तो लाइसोसोम की हेडिंग क्यों, क्योंकि हम लाइसोसोम के मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल सैक क्यों कहा जा रहा है, उसके काम की वजह कर। ठीक है, जब भी किसी का नाम होता है तो नाम कैसे होता है, उसकी काम की वजह का नाम होता है ना, तो इसी तरीके से लाइसोसोम का जो काम है, जो फंक्शन है, वो फंक्शन, वो काम ही इसके नाम को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, सो द लाइसोसोम, अगर हम इसको समझें, सो द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, हम सुसाइडल क्या कहते हैं, सुसाइडल सैक कहते हैं। सही है, अब हमने रीजन बताना है क्यों, बिकॉज they contain powerful digestive enzymes, ये कंटेन करते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। अच्छा, अब होता क्या है, व्हेन अ सेल, जब कोई सेल बिकम, क्या हो जाता है स्टूडेंट, ओल्ड हो जाता है। सही है, या फिर डैमेज हो जाता है। ठीक है, या फिर इंजर्ड हो जाता है, जख्मी हो जाता है सेल। सही है, प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
द लाइसोसोम में ब्रस्ट, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, लाइसोसोम में ब्रस्ट फट जाता है, ठीक है, एंड रिलीजेस, और क्या करता है जब ब्रस्ट होता है तो अपने अंदर से रिलीज करता है दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ठीक है, दीज एंजाइम्स को, किस एंजाइम को, उसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ठीक है। अच्छा, दे एंजाइम डाइजेस्ट द सेल्स ओन कंपोनेंट, ठीक है, दे एंजाइम, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने ही ओन कंपोनेंट को, डाइजेस्ट द सेल्स ओन कंपोनेंट, ठीक है। सो इसी वजह कर हम इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम सुसाइडल सेक कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है यानी अपने ही आपको डाइजेस्ट कर जाना, दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, द प्रोसेस आल्सो कॉल्ड, इस प्रोसेस का भी एक प्रॉपर नाम है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, सही है, ऑटोलाइसिस यानी सेल्फ डाइजेशन। अब समझते हैं यहाँ हो क्या रहा है, और ऐसे ही नहीं समझेंगे, डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अच्छी सी डायग्राम निकाल के रखी है, डायग्राम की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो पहले हम समझते हैं लाइसोसोम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि लाइसोसोम्स कैसा है, कैसा दिख रहा है, इसके अंदर किस तरीके के पावरफुल एंजाइम्स है। देन वी हैव टू डिस्कस कि व्हाई वी शुड कॉल द लाइसोसोम एज अ सुसाइडल सेल, राइट, कि हम लाइसोसोम को एज अ सुसाइडल सेल क्यों कह रहे हैं, हमें क्यों कहना चाहिए, सही है। अच्छा, अगर हम लाइसोसोम्स की स्टूडेंट डायग्राम को देखें, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को देखें, तो लाइसोसोम वेरी फर्स्ट एज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, सही है। इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। So here is the enzyme structure, right? Here is the different digestive enzymes present in the body of lysosomes, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही इसके बाहर की भी एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर होता है, और यही मेम्ब्रेन नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर क्या कर रहा होता है स्टूडेंट, इसको एज अ ट्रांसपोर्ट में मदद देता है। जो चीजें मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है वो यहीं से क्या हो रही होती हैं, वही ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो इसके आउटर मेम्ब्रेन भी एक होती है और इस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, हेल्प आउट करती है, सही है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होती है इसकी कंप्लीट। ये मेम्ब्रेन की लेयर समझो आप, सही है। ये मेम्ब्रेन की क्या है स्टूडेंट, लेयर है, ओके ना। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा, इस मेम्ब्रेन की लेयर में ट्रांसपोर्टेशन की जगह कैसे मौजूद होगी, इस तरीके से आप ये कह लो ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन्स जो हैं वो इसके साथ इस तरह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अटैच होंगे और इसी तरीके से इसी जगह से ये अपना काम करेंगे यानी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको लेबल करें और दरमियान में इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा इसका फॉर द सपोर्टेशन, सपोर्ट फराहम करने के लिए, सही है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस साथ साथ कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो हियर इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम्स। ये हमारे पास है क्या, दैट इज द लाइसोसोम, सही। अच्छा, अब हम इसको लेबल करते हैं और समझते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ताकि इसके फंक्शन को समझा जा सके। सो द वेरी फर्स्ट, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। वो मेम्ब्रेन है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, ट्रांसपोर्ट दी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सही है। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स, सही है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो सेल का जो इंटरनल जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल का, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, राइट। बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, ये जो हमारे पास बड़े बड़े बॉल्स नुमा स्ट्रक्चर हैं, होल नुमा स्ट्रक्चर हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
एंजाइम है, कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, बाहर वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच मीन्स आपको पता है द सेल मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, लिपिड की बाइलेयर। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स का। अब देखो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाने से हमें क्या हेल्प मिली कि भाई इसके बाहर तो मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, इसी में से ही रास्ता बना हुआ है, चैनल बना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, प्रोटीन और डाइजेस्टिव एंजाइम इसी से ट्रांसफर होंगे। अंदर कुछ हाइड्रोलिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, और यही एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, लाइसोसोम्स को ऑटोलाइसिस करने में मदद देते हैं। अच्छा, ऑटोलाइसिस प्रोसेस नुकसानदायक प्रोसेस नहीं है। ऑटोलाइसिस प्रोसेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑटोलाइसिस की हमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती भी है इंसान को या सेल को, क्योंकि जब एक सेल डैमेज हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा या डेड हो जाएगा तो उसको कंज्यूम भी करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को हटाना पड़ेगा। तो बाय इटसेल्फ डाइजेशन होगी जो कि लाइसोसोम्स करेंगे। और किस तरह करेंगे? क्योंकि लाइसोसोम्स के बॉडी के अंदर ही, मैट्रिक्स में ही डिफरेंट पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। और जब वो ब्रस्ट होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के डैमेज सेल्स को, ठीक है, इर्द गिर्द के ओल्ड सेल को, डेड सेल को, इंजर्ड सेल को क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही अंदर। दैट इज कॉल्ड द ऑटोलाइसिस प्रोसेस। और इस वजह से हम लाइसोसोम्स को कहते हैं एज अ सुसाइडल सेल। सुसाइडल सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, डाइजेशन का अमल करेंगे बाय इटसेल्फ, व्हिच मींस कि जब भी क्या होगा, कोई भी सेल डैमेज होगा, डेड होगा, तो ये ब्रस्ट होगा और उस दौरान वो हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अच्छा, तो ये फायदा तो इस लिहाज से दे रहा है कि कोई डैमेज सेल है या ओल्ड सेल है तो उसको डाइजेस्ट कर लिया जाए ताकि उसकी जगह भी हो जाए और वो बाकी सेल को डैमेज ना करे। फायदा तो ये है। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है बेसिकली कि बाज दफा हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं सेल के बाहर या रिएक्शंस के दौरान, जब ये ब्रस्ट होते हैं तो ये उसको भी इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं एंजाइम। अब यहाँ पर चूंकि सिर्फ एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, मल्टीपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कंज्यूम कर रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट रोल के लिए है, सही है। तो ये ऑटोलाइसिस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जान के हो रहा है, सही है। ये बेसिकली ब्रस्टिंग हो जाती है जब वो फुल हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जब या फिर आपके सेल में जो है ना वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंजर्ड और डैमेज। जब डैमेज हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, तो इस वजह कर ये ब्रस्ट आउट हो जाता है, सही है। तो ब्रस्ट होने की वजह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, सारे सेल्स को, स्पेशली जो हमारे पास डैमेज सेल हैं, ओल्ड सेल हैं, इंजर्ड सेल हैं, तो लाइसोसोम उसको क्या करते हैं, ब्रस्टिंग की वजह कर रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और वो कंपोनेंट को, अपने ही ओन कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। और एंजाइम्स की जो डाइजेशन है सेल्फ इटसेल्फ, लाइसोसोम्स के इस फंक्शन की वजह कर हम इसे सुसाइडल सेल कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको सही से डायग्राम के थ्रू प्रॉपर आंसर समझ आ गया हो। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए, यानी आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बॉटनी में तो अमूमन सेपरेशन नहीं होती रीजनिंग और नॉन रीजनिंग की, लेकिन रीजनिंग के सवाल आते जरूर हैं, सेपरेशन नहीं होती बट आते हैं, सही है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन को। तो सवाल में लिखा है बेसिकली टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट द कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब हमने कोई ऐसी टेक्निक बतानी है जो कि इस्तेमाल की जाती है किसी भी सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए। सो कंपोनेंट का मतलब होता है यानी सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल की जो सब बॉडीज है, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोज, तो कोई भी सेल ऑर्गेनल हो सकता है, न्यूक्लियस कुछ भी, तो उसको हम कहेंगे कंपोनेंट। एंड उस सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट से मुराद है कि उसको अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा।
Why we do separation of the component of the cell? Because we want to discuss and study the component of the cell individually, right? तो हम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी सेल के सब ऑर्गेनल्स को, सेल बॉडीज को जब अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सो हम उसको पहले आइसोलेट करते हैं, सही है। सो आइसोलेट कैसे किया जाता है सेल को? बाय द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स, टेक्निक की मदद से। तो हमने वो टेक्निक बतानी है जो किसी भी सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए अप्लाई की जाएगी, सही है। अच्छा, ये सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में 2023 में, और इससे पहले भी कई बार ये सवाल आ चुका है। अच्छा, सेल कंपोनेंट की ना सिर्फ आइसोलेशन के लिए बल्कि डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको सिंपल और आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, सही है। तो बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आइसोलेशन की टेक्निक पूछी जाए, हो सकता है कि उसको कलरिंग करने की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं या डाइंग कहते हैं, ये पूछी जाए, सही है। तो आपकी बुक में जितने भी टेक्निक्स दिए गए हैं सेल को स्टडी करने के लिए, वो सारे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वो टेक्निक है जो मोस्टली रिपीटेड है, इसलिए मैंने उसको शामिल किया है। तो अगर हम बात करें उस टेक्निक की जो कि सेल कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए अप्लाई की जाती है, सो दैट इज द सेल्फ रेक्टिनेशन। सेल्फ रेक्टिनेशन इसके नाम है, और ये ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी सेल के कंपोनेंट को अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ताकि उसका पढ़ना, समझना, अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना मजीद सिंपल और सादा, आसान हो सके। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर सेल्फ रेक्टिनेशन इस प्रोसेस में, इस टेक्निक में हो रहा क्या होता है, हम किस तरह आइसोलेट करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट, सेल्फ रेक्टिनेशन इज द टेक्निक यूज्ड टू आइसोलेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल्फ रेक्टिनेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ द सेल को। कंपोनेंट से मुराद है सेल ऑर्गेनल्स, सेल की बॉडीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो डिफरेंट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स है वो कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अब होगा क्या आगे, इन दिस प्रोसेस, इस अमल में, इस पूरे प्रोसेस में सेल्स आर फर्स्ट ब्रोकन। सेल को पहले तोड़ा जाएगा, ओपन, खोला जाएगा, और इसी तोड़ने और खोलने के अमल को इन टर्म ऑफ बायोलॉजी हम कहते हैं होमोजेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि होमोजेनाइज्ड किया जाएगा किसी भी सेल को। एंड देन द सेल कंटेंट्स आर सेपरेटेड। अब जब सेल तोड़ दिया जाएगा या उसको खोल दिया जाएगा तो उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस सेल्फ रेक्टिनेशन में। ये एक ऐसी प्रोसेसिंग है, एक ऐसी मशीनरी है जिसकी मदद से सेल्स के कंपोनेंट को, सेल्स के आप ये कह लो कंटेंट्स को सेपरेट किया जाएगा, सेपरेशन की तरफ ले जाया जाएगा, सही है। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी हम इसको डायग्राम की मदद से भी देखेंगे कि क्या चीज है और ये किस तरह सेपरेट करेगी। सो बेस्ड ऑन देयर साइज, अब सेल को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है और किस चीज को देखते हुए, तो वेरी फर्स्ट सेल की साइज और सेल की डेंसिटी को देखते हुए सेपरेटेड किया जाता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है प्रोसेस, ये साइज और डेंसिटी के बिहाफ पर ही, बेस्ड पर ही काम करता है। दिस अलाउ ऑर्गेनल्स टू बी आइसोलेटेड, एंड देन ये अलाउ करता है कि भाई सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेटेड हो जाना चाहिए, सही है ना। तो ये प्रोसेस कंप्लीट कहलाता है सेल्फ रेक्टिनेशन का। सेल्फ रेक्टिनेशन का प्रोसेस विच मींस कि सेल को, सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट किया जाएगा। एक सवाल जहन में ये भी अराइज होता है कि हम इसको आइसोलेट क्यों कर रहे हैं। आइसोलेट हम इसको इसलिए करेंगे स्टूडेंट, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, सही है। अब जैसे कि एक सेल है, अब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स भी है, सेंट्रियोल्स भी है। तो आप अगर स्पेसिफिक किसी सब ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप स्पेसिफिक सिर्फ राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो उसको सेल से अलग करना पड़ेगा ना, तभी आप पढ़ोगे। सो दीज आर द टेक्निक्स विच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एनी कंपोनेंट ऑफ द सेल इंडिविजुअली, सही है। इस तरीके से होगा ना। अब अगर हम इसके डायग्राम्स की बात करें कि किस तरीके से होगा और डिफरेंशियल जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, जहन में एक चीज बैठाओ, वो ये
कि हर सवाल में ना डायग्राम्स की नीड नहीं होती पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त, ड्रॉ करते वक्त। आपने डायग्राम सिर्फ वहां बनानी है जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन हो, सही है, कि यहाँ पर आपको डायग्राम बनानी है, ड्रॉ विद लेबल डायग्राम, तो आपने वहाँ प्लाज्मन डायग्राम बनानी है, वरना आपका आंसर अधूरा है, सही है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो आपने डायग्राम वहां बनानी है जहाँ वेरी फर्स्ट रिक्वायर्ड हो, पूछा जाए, बनाने का कहा जाए, सही है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर आपको कोई, आप शॉर्ट नोट डिफाइन कर रहे हो, या अगर आप जो है ना कोई स्पेसिफिक उसके फंक्शन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हो, सही है, अब सवाल में मेंशन नहीं है डायग्राम का, लेकिन आप उस अपने आंसर को सही से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, चाहे वो सवाल को मुकम्मल करने के लिए हो या उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हो, तो वहां आप डायग्राम बना सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम्स को ज्यादा नहीं भरना है, आपने थोड़ा अवॉइड ही रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप डायग्राम की हेल्प से अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हो। मैं हर सवाल के साथ डायग्राम को इसलिए बनाऊंगी ताकि हमें कॉन्सेप्ट, टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेल फ्रैक्शनेशन की डायग्राम की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोई भी एक सेल ऑर्गेनल उठा लेते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, तो जरूरी नहीं ऑर्गेनल होगा। जैसे यहाँ पर मैंने जो है ना सबसे पहले एक, आप ये कह लो कि हमने एक ट्यूब ले ली है, सही है, बीकर के लिए ट्यूब वैसे ज्यादातर ली जाती है, इस प्रोसेस में ट्यूब ली है, और इस ट्यूब के अंदर मौजूद है हमारे पास एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड दी सेल टिश्यू। ये किसी भी ले लो सेल का क्या है, टिश्यू है, दैट इज दी सेल टिश्यू। अच्छा, सेल टिश्यू के अंदर एक न्यूक्लियस भी होगा, हियर इज द न्यूक्लियस, ओके। सो ये हमारे पास एक सेल टिश्यू है, ठीक है स्टूडेंट, फिल कर देंगे कंप्लीटली, ओके, सही है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, ये क्या है बेसिकली, ये हमारे पास एक टिश्यू का सेल है, सही, टिश्यू सेल है, किसी भी एक, कोई भी एक टिश्यू हो सकता है, उसका सेल है, सही है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे हम टेक्निक लगाएंगे सेल फ्रैक्शनेशन की, ताकि हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सके, आइसोलेट कर सकें, सही है। तो इसकी आइसोलेशन के लिए मैंने क्या कहा था, वेरी फर्स्ट हम इसको ब्रोक करेंगे या तोड़ेंगे या खोलेंगे, इसी को हम कहते हैं होमोजेनाइज, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन के लिए, होमोजेनाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मशीन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर एक जो मशीन इस्तेमाल होती है फॉर द होमोजेनाइजेशन, वो मशीन बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आप नॉर्मली अपने घर में क्या देखते हो, जूसर मशीन या ब्लेंडर जो होता है, सही है। तो जूसर मशीन में, ब्लेंडर में कभी आपने अगर अपने लिए या किसी के लिए जूस बनाया हो, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी मिल्क शेक या कुछ बनाया हो, तो आपने देखा होगा जब आप उसके अंदर डालते हो पीसेस पे कट करके या ऐसे नॉर्मली, तो फौरन ही जब आप उसको स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, तो वो फौरन ब्लेंड होना शुरू हो जाता है, मिक्स होना शुरू हो जाता है, सही है। तो ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जूस की फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन होता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर इस ट्यूब में हमने फुल ऑफ टिश्यू सेल्स रखे हैं, देन हम इसको होमोजेनाइजेशन करेंगे, यानी इस मशीन को यूज करके हम इसको होमोजेनाइज्ड करेंगे, व्हिच मींस को उसको तोड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे, सही है। तो जब हमने इसको तोड़ा तो ये लिक्विड की फॉर्म में इस तरीके से हमारे पास आ गया, सही है, जैसे आपने अमूमन जूसर ब्लेंडर में ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोजेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोजेनाइज्ड हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो इसको हम होमोजेनाइजेशन कहेंगे ना। उसके बाद जब आप इसको ब्लेंड करने के बाद क्या करते हो, जूस को भाई एक डिफरेंट ग्लास में, एक डिफरेंट कंटेनर में कह लो निकाल देते हो उसको, राइट। तो आपने इस तरीके से जब इसको निकाला, तो आपको उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिला कि एक लिक्विड नुमा है, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सही, जर्रात की सूरत में, कंपोनेंट की सूरत में, इस तरीके से, सही। तो ये बेसिकली होमोजेनाइजेशन के बाद होमोजेनाइजेट हो चुका है। देन इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद एक और प्रोसेस किया जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल, जो भी हमने डिस्कस किया था, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की जाएगी, विच मीन्स कि यहाँ पे इसका साइज जो है वो मेजर किया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी को डिस्कस किया जाएगा, और उसके बिहाफ पर ही हमारे जो कंपोनेंट है इस टिश्यू सेल के वो आइसोलेटेड हो जाएंगे। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ
सेल्फ रेक्टिनेशन। और सेल्फ रेक्टिनेशन क्यों होता है स्टूडेंट? ताकि हम किसी भी सेल कंपोनेंट को, किसी भी टिश्यू के सेल के कंपोनेंट को हम क्या कर सकें भाई, सेपरेट कर सकें, आइसोलेट कर सकें। और आइसोलेशन और सेपरेशन इसलिए होती है ताकि उसको डीपली अंडरस्टैंड किया जा सके, उसको स्टडी किया जा सके, राइट। सो यहाँ पर मेन जो रोल प्ले हो रहा है ना, वो समझो इसी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ड करता है किसके ऊपर? नंबर 1 साइज के ऊपर एंड द डेंसिटी के ऊपर, सही है। डेंसिटी और साइज की बिहाफ पर ही हम क्या करते हैं भाई, इसको सेपरेशन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, सही है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, 2023 में आया है, इससे पहले भी आया है। तो आपने डिफरेंट टेक्निक्स बुक में दी गई हैं, तो जरूर प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सही है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस सवाल में पूछा गया है राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने सिंपली शॉर्ट नोट बताना है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का, और ये सवाल आया था 2025 के पेपर में। सो द न्यूक्लियस एंड द माइटोकॉन्ड्रिया आर बोथ आर द सेल ऑर्गेनल्स, राइट। सो ये दोनों क्या है हमारे पास, सेल के कंपोनेंट हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, और इनका अपना इंडिविजुअल अलग से ही एक स्ट्रक्चर है, अपना स्पेसिफिक इनके फंक्शंस हैं, एक नहीं एक से कई ज्यादा इनके फंक्शंस हैं, और ये अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सेल की बॉडी के अंदर, यानी एक इंडिविजुअल सेल के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस दोनों अहम पार्ट हैं, अहम बॉडी है सेल के। जिस तरह हमारी ऑर्गन में, हमारी बॉडी में हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, ये सब हमारे ऑर्गन है, और ये अपना अपना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रखते हैं और अपना इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हमारे सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर जो मुख्तलिफ सेल कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इनका अपना स्पेसिफिक अहम फंक्शन होता है, सही है। तो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, और हम ये भी देखेंगे किस तरह आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखोगे एज अ शॉर्ट नोट, ठीक है, विद द डायग्राम के साथ, सही है। चलो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस की। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी हो ये कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या फर्क है आप बहुत अच्छे से जानते हो। यूकेरियोट्स वो तमाम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि बेसिकली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, और इनके सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और इन तमाम यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस भी होता है। जबकि प्रोकैरियोट तमाम यूनिसेल्युलर होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो सिंपल सा होता है, और सेल ऑर्गेनल्स कभी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, और ट्रू न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड से क्या मुराद है? व्हिच मींस कि ये यूकेरियोटिक सेल्स का ऑर्गेनल है, तो ये एक अहम जो है वो ऑर्गेनल है, स्पेशल ऑर्गन है, सही है ना, ऑर्गेनल से। अब यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को, हर किस्म की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस देता है सेल में। किसकी एक्टिविटीज? बॉडी की एक्टिविटीज नहीं, सेल की एक्टिविटीज। एक इंडिविजुअल सेल की जो एक्टिविटी है, चाहे वो सेल डिवीजन में हो, सेल ग्रोथ में हो, सेल रेप्लिकेशन में हो, किसी भी चीज में हो, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल का जो ब्रेन है वो क्या है? न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया? नाउ नोन एज दिस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसी वजह कर हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं सेल का। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर, कमांड देने वाला कौन है? ब्रेन है। इस तरह सेल का जो कंट्रोल सेंटर और कमांड देने वाला जो पार्ट है, ऑर्गेनल है, दैट इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम ऐसे नहीं समझेंगे, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे विद द डायग्राम के साथ। लेकिन आप इसके स्ट्रक्चर को थ्योरी में ही लिखिएगा, सही है। हम डायग्राम के साथ समझते हैं ताकि हमें चीजें याद रहें लंबे टाइम तक। सो अगर हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करें, देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह राउंड स्ट्रक्चर होता है, मून जैसा कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेंगे? वेरी फर्स्ट इसकी
आउटर मेम्ब्रेन आपको बड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। और ये पोर्स क्यों होते हैं? अपने इंडिविजुअल फंक्शन के लिए होते हैं। सही है, सिंपल। इसके अंदर एक सेंट्रल बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि इसका मेन फंक्शन परफॉर्म करेगा। सही है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर ही मजीद कुछ इस तरह नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड दी क्रोमेटिन मटेरियल्स। सही है, जो कि आगे मजीद बड़े इंपॉर्टेंट काम करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट काम करेंगे? जब सेल डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि सेल डिवीजन में सबसे पहले जो चीज डिवाइड होती है वो न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है। सो दीज क्रोमेटिन मटेरियल आर हैव टू डिवाइड द न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस, राइट। तो इस तरीके से होगा। सो अगर हम देखें इनके स्ट्रक्चर को अब लेबल करके, सिंपल स्ट्रक्चर है ना, काफी आसान ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ। बाहर जो मैंने इस तरीके से इसको रिमूव किया था, हटाया था, रेस किया था, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर पोर है, सुराख है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड दी क्रोमेटिन। वेट, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? क्रोमेटिन मटेरियल है। सही है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोलस। सही है। अच्छा, इसके अंदर जो स्पेस नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मेन जो मैट्रिक्स नुमा स्ट्रक्चर जो है ना दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोप्लाज्म। और बाहर जो ये हमें नजर आने वाला स्ट्रक्चर है जो कि रिमूव नहीं किया मैंने, वो एक एनवेलप स्ट्रक्चर है, यानी इसकी मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर है जो कि इसको प्रोटेक्शन भी देगा। सही है। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप से क्या मुराद है? जैसे लेटर होता है इन्वेलप के अंदर होता है, कोई इंपॉर्टेंट अगर पेपर है तो इन्वेलप के अंदर आता है, वो इन्वेलप उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसकी अहमियत के लिए। इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके मेन चीजों को, कंपोनेंट को, बॉडीज को सेपरेशन और आप ये कह लो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए, राइट। सो ये हमारे पास है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस लिख देते हैं। दैट इज दी न्यूक्लियस इज द कंप्लीट ब्रेन ऑफ द इंडिविजुअल सेल। किसी भी एक सेल का जो ब्रेन है, कंट्रोल सेंटर है, वो हमारे पास न्यूक्लियस है। सो आप स्ट्रक्चर को कैसे ऐड करोगे? स्ट्रक्चर की हेडिंग भी लगा सकते हो, डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते हो। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, वेरी फर्स्ट न्यूक्लियस हैव द न्यूक्लियर इन्वेलप which supports, which protect the nucleus body, right. In the internal and the center structure is called the nucleolus, which provides command control, right. अंदर इसके network like structure होते हैं, they contain the network like structure and made up of chromatin materials are called the chromatins। सही है। यही chromatins आगे बहुत ज्यादा important role play करेंगे किसमें भाई? cell division में, which plays very crucial and important role in सेल डिवीजन, राइट, मियोसिस, माइटोसिस में। अच्छा, न्यूक्लियर पोर है जो कि चीजों को ट्रांसफर करने में मदद देगा। अंदर और बाहर जो चीजें आएंगी न्यूक्लियस के अंदर बाहर, वो न्यूक्लियर पोर की मदद से, सुराख की मदद से आएंगी। सही है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द इंटरनल जेली लाइक स्ट्रक्चर एज द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द सेल एज वेल एज न्यूक्लियस हैव देयर ओन मैट्रिक्स कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। सो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का शॉर्ट नोट है जिसमें आप न्यूक्लियस की वेरी फर्स्ट डेफिनेशन बताओगे, फिर आप उसके स्ट्रक्चर को बताओगे, फिर लास्ट में आप उसके फंक्शन को बताओगे। तो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? कि न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है बेसिकली कंप्लीट कमांड, ये पूरी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और न्यूक्लियस बेसिकली जब सेल डिवीजन होती है तो सबसे पहला जो हिस्सा डिवाइड होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। सही है। न्यूक्लियस होता है उसमें, जिससे हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, काइटोकाइनेसिस सुना है ना आपने। सो कैरियोकाइनेसिस, काइटोकाइनेसिस व्हिच मींस द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजंस, राइट। सो इस तरीके से ये डिवीजंस कर रहे होते हैं ना। एक और शॉर्ट नोट पूछा गया था अदर ऑर्गेनेली का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड द न्यूक्लियस आर द कंप्लीटली सेपरेट ऑर्गेनेलीज। ये बिल्कुल सेपरेट ऑर्गेनेली है, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। ऑल्दो हमारे पास न्यूक्लियस चूंकि ब्रेन ऑफ द सेल है, ऑफ कोर्स कमांड देगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ जुड़ा है। कमांड के लिहाज से तो जुड़ा है, लेकिन ये इंडिविजुअल लाइफ अपनी स्पेंड कर रहा है, अपने फंक्शंस को इंडिविजुअली परफॉर्म भी कर रहा है। सही है।
तो अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। सबसे पहले इसका हम ब्रीफ मतलब मुख्तसरन इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, शॉर्ट नोट देखें, हाइलाइट्स देखें, सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज विच मींस यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स। साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होते हैं? सेल का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास एक एनिमल सेल की डायग्राम है और ये सेल का अंदर क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो द सेंट्रल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इधर ही इधर साइड में ही न्यूक्लियस के पड़ा होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। एक से ज्यादा भी होते हैं, सही है। तो ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। तो इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट होती है इन द साइटोप्लाज्म। ना उसके बाद लिखा है दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो आपको पता होना चाहिए, तो रट्टा लगा हुआ होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। बट क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली बनाते हैं एटीपी को, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सिंथेसिस द एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी सूरत किसकी सूरत में? एटीपी की सूरत में। सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को, एटीपी को बनाते कैसे हैं? थ्रू दी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे ही हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तुरंत हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। हाउ? कैसे? इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करेंगे और उसके रिजल्टन में हमें एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है? होता कुछ इस तरीके से, जैसे हमने मान लो फूड खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया, हमने प्रोटीन इंटेक किया। सो हमने जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इंटेक किया है, तो इस फूड की क्या होती है स्टूडेंट? ब्रेकडाउन होती है, सही है। कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सही है। सो दैट इज द प्रोसेस जिसको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और ये मेटाबॉलिज्म का ही प्रोसेस है, राइट। सो मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, तो कार्बोहाइड्रेट अब टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में, राइट। सो ग्लूकोज में जब वो टूटेगा तो हमारी बॉडी में ऐसे ही नहीं टूट जाएगा, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी तो उस दौरान टूटेगा और उसी दौरान हमारी बॉडी में एनर्जी बनना शुरू होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, क्योंकि वो तमाम एनर्जी उसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी और बाद में जब हमें सेल एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी तो वो स्टोर हुई हुई एटीपी इस्तेमाल होगी, सही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे, सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया भाई माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम को बनाते हैं तो हमें इसके स्ट्रक्चर का आइडिया मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये तो हमने देख लिया। और मजीद इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे न्यूक्लियस की डायग्राम में हमने देखा भाई न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आप ये कह लो स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? और माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लाजमन आपने प्रिपेयर करनी है माइटोकॉन्ड्रिया की भाई डायग्राम को, ठीक है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, सही है। ठीक है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसी के अंदर हमें कुछ इसके सब स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, दैट इज द सब स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द डीएनए। डबल हेक्सालिक समझ आ रहा है क्या है भाई? ये डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए होता है ना। इसी के साथ साथ चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, विच मीन्स कि इसके बाहर भी इस तरीके से मेम्ब्रेन होगी। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन ना,
तो आपको इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी स्टूडेंट, की मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सही है। अच्छा, अब इस मेम्ब्रेन में आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में पोर्स थे, सही है, न्यूक्लियस पोर्स थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी पोर्स देखने को मिलेंगे, सही है। और ये पोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनका अपना फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसको हम थोड़ा सा लेबल करते हैं स्ट्रक्चर को, और साथ साथ फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सो हियर इज द आउटर मेम्ब्रेन लेयर, जो क्या करेगी, सिंपली प्रोटेक्शन फराहम करेगी, सही है। आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। अच्छा, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर इसको हम ग्रैन्युला कहते हैं, सही है। अच्छा, इसका जो मैट्रिक्स नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टे कहते हैं हम इसको, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टे। अच्छा, अब ये जो हमारे पास राउंड राउंड यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे कंप्लीट, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना कंप्लीट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम। और ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम इज कॉल्ड दी प्रोटीन फैक्ट्री, जहाँ पे प्रोटीन बनाया जाएगा, सही है। तो प्रोटीन बनाया जाएगा, इसके पास अपने प्रोटीन्स और अपना राइबोसोम्स होता है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इनर स्पेस, जिसे हम इनर स्पेस कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। सो इनर स्पेस है, सही है। और ये हमारे पास इसका इनर स्पेस है, ये दोनों इनर स्पेस में आते हैं, सही है। तो यहीं पर ही इसी इनर स्पेस में क्या होगी, एटीपी सिंथेसिस होगी, यानी एटीपी को बनाया जाएगा। ये हमारे पास छोटे छोटे क्या स्टूडेंट, पोर्स हैं, पोर्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन जो है वो है एटीपी को सिंथेसिस करना, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को बनाना थ्रू दी सेल्युलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने ग्रैन्युलर्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो स्पेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन की स्पेस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, यहाँ पर ही इसी मैट्रिक्स में ही एटीपी सिंथेसिस होता है। इस स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर फराहम करता है। अच्छा, एक सवाल और, ये इतना जो आपके न्यू डिजाइनिंग बनी हुई है, वेवी, वेव वाला स्ट्रक्चर दो, ये वेवी स्ट्रक्चर क्यों है, वेव्स वाले स्ट्रक्चर्स क्यों है, स्ट्रेट क्यों नहीं है? वेव स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि जब रेस्पिरेशन के दौरान, सेल्युलर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी को सिंथेसिस किया जाता है, तो उसके लिए अच्छी खासी स्पेस चाहिए। तो जब हम अगर इस वेव वाले स्ट्रक्चर को स्ट्रेट करेंगे तो ये अच्छा खासा सरफेस एरिया कवर करेगी। तो सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ताकि प्रॉपर्ली यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस हो सके, कोई बिना रुकावट के प्रॉब्लम ना आए, सही है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस, और इसमें पूछा गया था नोट ऑन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, 2025 में भी आया है सवाल। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेपरेट ऑर्गेनल्स हैं, सेल की बॉडी है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, सही है, अपने हिसाब से ये वर्क करते हैं, और ये मेजर इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सेल की एक्टिविटीज में, सही है। और सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी है, तो ये चीजें अगर सही प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो सेल प्रॉपर काम नहीं करेगा, और फिर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, फंक्शंस नहीं होंगे, सही है। सो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी शॉर्टकट। डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, डायग्राम आर इंपॉर्टेंट। सवाल ये बनता है कि भाई शॉर्ट नोट में डायग्राम बनानी है या नहीं। अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर मेंशन हो क्वेश्चन में कि डायग्राम बनाना है, तो विच मीन्स कि डायग्राम रिक्वायर्ड है, फिर तो आपने बनाना ही बनाना है, सही। दूसरी सिचुएशन और कंडीशन क्या है कि जब आपने अपना आंसर को कंप्लीट करना हो, स्पेस हो, तो आप वहां पे प्रेजेंटेबल एक अच्छी सी डायग्राम बना सकते हो, छोटी सी, सही है। जब आपको अपने टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करना हो, कोशिश करें शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम ना बनाएं, लेकिन ऐसा जब शॉर्ट नोट आए तो आप डायग्राम बना सकते हो, सही। अच्छा लगता है वो और समझ भी आता है क्लियरली, सही है स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको सवालात अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना। अब हम बढ़ते हैं अपने मजीद क्वेश्चंस की तरफ।
नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के लॉन्ग क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने केमिकल कंपोजिशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बताना है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये सवाल 2025 में आया था, और अगर इससे पहले आप देखोगे तो इस चैप्टर से 2 ही लॉन्ग सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट सेल वॉल। ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से फॉर द लॉन्ग, इसी से लॉन्ग सवाल बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन को थ्योरी की मदद से आप जितना भी पढ़ लो, आपको सही से याद नहीं रहेगा जब तक आप इसकी प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे। तो हम डायग्राम से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन और स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, सही है। तो डायग्राम मैं बना रही हूँ, आप भी साथ साथ डायग्राम बनाओ जल्दी से। ग्रैब योर पेपर और पेंसिल, देन ड्रॉ योर डायग्राम, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे यहाँ पे किसकी हेडिंग, सेल मेम्ब्रेन की। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दे बोथ आर द सेम, एक ही ऑर्गेनल के नाम है ये, सही है। तो हम सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो इसका लेयरिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द लिपिड की लेयर, और ये लिपिड की बाई लेयर होती है, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये लिपिड की क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, हमेशा बाई लेयर होती है, सही है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो मैंने जगह छोड़ी है वो आएगी प्रोटीन के चैनल की, यानी जहां से बाकी स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे इनसाइड, सही है। चलो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिपिड की ऊपर वाली एक लेयर हो गई और नीचे वाली दूसरी। तो लिपिड की बाय लेयर से मिलके हमारे पास क्या बना होता है, लिपिड की बाय लेयर से मिलके हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, सही, याद रहेगा। तो लिपिड की बाय लेयर से बन के होता है, सही। अच्छा, हाँ, इसके मजीद अंदर भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर क्या है और इनका क्या मेन फंक्शन है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको प्रॉपर ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर होते हैं और क्या उनकी प्लेसमेंट होती है, सही है। सही है स्टूडेंट। तो ये है वैसे सिंपल सा लिपिड का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, लिपिड की बाई लेयर का, सही है। अब इसकी लेबलिंग करते हैं कि कौन सी जगह पे। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड दी फोस्फोलिपिड, लिपिड की बाई लेयर। अच्छा, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके का, ठीक है। ये हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड से क्या मुराद है, कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड नहीं होता सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कुछ प्रोटीन के भी पार्ट्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के भी पार्ट होते हैं। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है, विच मीन्स कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोलिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट, सिंपल है, सही है। तो ग्लाइकोलिपिड है यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है ना, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स के जो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके बनते हैं, जैसे ग्लूकोज और लिपिड, तो वो बन गया ग्लाइकोलिपिड, सही है। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हमारे पास पैराफिरल प्रोटीन है, पैराफिरल प्रोटीन्स है, सही है। हमारे पास पैराफिरल प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों 1 और 2 दोनों मिलके कहलाती है लिपिड की बाय लेयर,
बार बार बाइलेयर कहते हैं ना इन दोनों की वजह से, अप एंड डाउन की वजह से, ठीक है। दरमियान में यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर होता है फैटी एसिड का, फैटी एसिड, सही है। ये क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोप्रोटीन, ऊपर ग्लाइकोलिपिड था, नीचे क्या है ग्लाइकोप्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ऊपर ग्लाइकोलिपिड है यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, नीचे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज और प्रोटीन है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जहां से क्या होगी, आप ये कह लो कि इंट्राग्रेड चेंजेस होगी, ठीक है, इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होगा क्या, प्रोटीन होगा सिंपली, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, सही है। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है किसका भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या है। अच्छा, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से फोल्डेड होता है, ये स्ट्रक्चर आपको फोल्डेड दिखेगा ताकि रास्ता यहाँ से क्लियरली बन सके जाने का, सही है। तो ये हमारे पास था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा ही अच्छा सा यूनिक सा स्ट्रक्चर। वेरी फर्स्ट एक बात आपने याद रखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड की बाई लेयर से मिलके बने होते हैं। बाई लेयर से मुराद है एक लिपिड की ऊपर लेयर होती है, ये वाली नीचे कंप्लीट लिपिड की लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड ही नहीं, फोस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये इंटरनल जो चेंजेस है यानी कि इंटरनल चैनल है किसका, रास्ता है किसका, प्रोटीन्स का। तो आपको पता है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि ना सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन फराहम करती है सेल को, बल्कि ये क्या करती है, इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रोवाइड करती है। तो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर ये जो इसके पूरे बाहर की स्पेस है, पूरे मेम्ब्रेन की बाहर की स्पेस है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहलाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर, सही। एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या कहलाती है, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहलाती है, सही है। और ये जो अंदर वाली जगह है कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड द इंट्रासेल्युलर, सही, इंट्रासेल्युलर। तो ये इंट्रासेल्युलर ही एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस है, और इसी इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में जो चेंजेस होगी, चीजों की इंटरचेंज होगा, आना जाना होगा, वो इसी चैनल, इसी रास्ते की वजह से होगा, इंटरनल प्रोटीन की रास्ते से ही होगा, सही है। ना सिर्फ इसमें कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है, कुछ हमारे पास फैटी एसिड भी इनसाइड पाया जाता है जो कि इसके फंक्शन को क्या करता है, अच्छा बनाता है। अब इसके फंक्शन क्या है, मेन फंक्शंस की बात करें, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। वेरी फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है सेल को प्रोटेक्शन फराहम करना। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सही है। तो ये सेल को प्रोटेक्शन फराहम करती है। सेकेंड थिंग कि इसमें इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस है, रास्ता है, चैनल है, तो ये बेसिकली क्या करती है, आने जाने को यानी ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है, क्या चीज अंदर आएगी क्या चीज नहीं। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है हमारे पास, परमेएबल होती है, सिलेक्टिव परमेएबल, नॉट जस्ट परमेएबल बट द सिलेक्टिव परमेएबल। सिलेक्टिव परमेएबल मींस सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को आने या जाने देगी, उसके अलावा नहीं, सही है। तो ये ऐसा बॉडी गार्ड है हमारे सेल का जो कि नोट करेगा, देखेगा क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। यही वो जगह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही वो ऑर्गेनल है, स्पेस है, जगह है जो कि बेसिकली परमिशन देता है, हमारा गेट है यानी कि गेटवे है, रास्ता है, सेल्स के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये देखेगा, सही है ना। इसके साथ ही हमारे पास जो सेकेंड लेयर होती है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के बाकी अदर जैसे ह्यूमन बीइंग है उनके सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लांट सेल में सपोर्टिव लेयर होती है सेल वॉल एंड प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें सपोर्टिव लेयर की जरूरत नहीं है ना एनिमल्स को, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कंप्लीट जो है ना वो एक्सोस्केलेटन है, सही है। तो पूरा एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है जो कि उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी साथ में खड़े होने में मदद दे रहा है। आप ये कह लो सपोर्ट में, प्रोटेक्शन के लिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोर्ट में, सही है। प्लांट को जरूरत होती है, प्लांट के अंदर कोई एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए उनके पास सेल वॉल होता है, सही है। तो सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द बोथ टॉपिक आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग सेक्शन। लॉन्ग के लिए आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही टॉपिक के नाम है, सेल वॉल अलग है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। सो आई होप कि आपको लॉन्ग सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपको जस्ट इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसकी लोकेशन और साथ में ही आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम जरूर बनानी है। सही है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी डायग्राम्स अगर मेंशन ना भी हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगी डायग्राम्स जरूर बनाना, ताकि आपका आंसर सही से क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई टॉपिक जो आप पूछना चाह रहे हो क्लियर ना हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप एमी इंग्लिश सेंटर के किसी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो या डिटेल्स चाहते हो तो इस नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।